आपको ये समझना है, ये लहसुन है। इस लहसुन के ये जो पौध खड़े हैं, इनको पहचानते हैं? काय के? ये जो सौंफ के सौंफ के पौधे इस तरह से इस कृषि के आसपास क्यों लगाए गए? सौंफ के पौधे के अंदर एक हमारा मित्र कीट होता है, लेडी बर्ड बीटल। बहुत बड़ी बात है, लिखना बच्चों इस बात को आप। लेडी बर्ड बीटल, यहाँ पे चेपा लगता है, माहू लगता है, कोई वायु के साथ उड़ के आने वाला जो वायरस होता है, उस वायरस को लेडी बर्ड बीटल तुरंत चट कर जाता है। मगर अब लेडी बर्ड बीटल का आकर्षण यहाँ पैदा करने के लिए हमें ये सौंफ के पौधे लगाने होते हैं। यानी कि ट्रैप क्रॉप है ये ट्रैप क्रॉप है। कुल मिला के जब तक आपका सौंफ का पौधा आपके खेतों में नहीं होगा, आप लेडी बर्ड बीटल का यहाँ पे संरक्षण नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, किसी का एक घर चाहिए रहने के लिए, ये लेडी बर्ड बीटल का घर है और इसके ऊपर है ना जो वो कीट आकर्षित होता है। मगर ये तो है उसका घर, अगर उसके नजदीक पड़ोस की फसल में, क्रॉप के अंदर अगर इसमें आपको ऐसा लगा कि इसमें माहू लग रहा है, चेपा लग रहा है, तो फिर वो तुरंत, जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़ के रस लेने के लिए जाती है ना, इस तरह से तुरंत है ना उस चेपे को खाने के लिए फसलों के ऊपर दौड़ जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? लेडी बर्ड बीटल का संरक्षण। अब लेडी बर्ड बीटल हमारा मित्र कीट है और जिसके बाद ये सौंफ भी हमें एक अतिरिक्त पैदा अलग से दे देगी। तो इसके कितने काम हुए? हमारे मित्र कीटों का तैयार करना और बाद में इसके पैदा को हमें लेना। इसके अंदर जो सौंफ तैयार होगी, ऐसे हमारे पूरे फार्म में कुछ यहाँ से आगे भी है जमीन, इस तरह की पौध लगाई हुई है। ये सौंफ तैयार होती है खुली हवा, सूर्य की ऊर्जा, सारी गैप गैप पे पौधे है ना, बहुत बेस्ट तरीके से सौंफ होती है। और ये सौंफ जैव विविधता, हमारी प्रकृति प्रदत्त जीवों का जो आकर्षण है उसको लिए हुए होती है। और इसका जो इसकी जो उपज के सैंपल हैं, इंटरनेशनल लैब जर्मनी हैम्बर्ग में है, उस पर सैंपल टेस्ट होते हैं। और यहाँ का धनिया और ये सौंफ यूरोपीय कंट्री, यूरोप के जो 27-28 देश हैं उनमें से जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट होता है। सोचो आप बात को, यहाँ से इस जगह से। तो ये एक विधान है कि हम अगर जैविक खेती करें तो यही आवश्यक नहीं है कि हम इसमें गोबर की खाद डालें या बायो फर्टिलाइजर डालें, ये आवश्यक नहीं है। हमारी विविध प्रक्रियाएं, कैसे हम क्रॉप को बचा सकते हैं। कभी आपने किसी ग्रंथों में सुना कि एक कहावत होती है, जीवो जीवस्य भोजनम। प्रकृति का वह शेड्यूल मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाता है, शाकाहारी जीव इस वनस्पति को खाता है, इस वनस्पति को खाता है। और ये जो शाकाहारी जीव है ना, हमारी कृषि के लिए शत्रु कीट है। मगर फिर भी इन शत्रु कीटों को हम केमिकल या रासायनिक औषधियों से अगर नियंत्रित करेंगे तो इसमें क्या होगा? पॉइजन होगा। हमारे धरती के अंदर जो 16-17 जितने भी खनिज तत्व हैं, जैसे आपने एक निश्चित मात्रा, जैसे 1 एकड़ में आपने 7 किलो यूरिया डाला, कितना? 7 किलो। 1 एकड़ में ओनली 7 किलो यूरिया डाला, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन का जो रेशा है वो हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अनुकूल आएगा। मगर 1 एकड़ में अगर आपने इससे यूरिया की गति आगे बढ़ा दी तो आपकी फसल तो काली नजर आएगी। पर आपकी मृदा के अंदर एक प्रमुख खनिज तत्व होता है पोटेशियम, वह पोटेशियम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब अगर मृदा में से पोटेशियम समाप्त होता है तो हमारे इस क्रॉप में उसके गुण नहीं आएंगे। फिर हम अगर गेहूं में गुण नहीं आएंगे, उस गेहूं को हम पिसा के खाएंगे तो हमारी बॉडी में हमें जितनी पोटेशियम की आवश्यकता है वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारा शरीर अस्वस्थ इसलिए हो रहा है कि जो धरती के अंदर 17 खनिज तत्व हमें चाहिए वही हमारे बॉडी को चाहिए समान मात्रा में। और इसकी पूर्ति कहाँ से होती है?
इस धरती में से उगने वाला अनाज, इस धरती में पैदा होने वाला फल, इसमें तैयार होने वाली सब्जियां जो अपने मिट्टी के कणों को साथ लेके तैयार करती है, ये सारे खनिज तत्व हमें खाने के रूप में, खाद्यान्न के रूप में हमारे शरीर को मिलते रहते हैं। अब अगर इसमें से किसी एक चीज़ की कमी होती है, जैसे ये लहसुन है, आपने निरंतर 5 साल तक इसमें लहसुन बो दिया, तो इस धरती से पोटाश गायब हो जाएगा, पोटाश गायब हो जाएगा। अगर पोटाश गायब होता है तो इस लहसुन में भी पोटाश की मात्रा नहीं आएगी, और हमें जब बॉडी को पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस लहसुन के माध्यम से उस पोटाश को प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो ये प्रकृति प्रदत्त है। हमारी धरती के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोहाइजा है, बहुत सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी कृषि में निरंतर कार्य करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमें 10 मजदूर है, 10 मजदूर को आपने छोड़ दिया तो वो काम करते रहेंगे। इस तरह से ये हमारे वो मजदूर हैं जो हमारी कृषि में कार्य करते हैं। मगर चाहे वो मजदूर है, चाहे चिड़िया है, चाहे बर्ड है, बुगला है, कुछ भी है, मगर अपना पेट भरने के लिए उनको कुछ खाद्यान्न चाहिए, है ना। इसलिए इस धरती में जैविक कार्बन का होना अतीत आवश्यक है। और जैविक कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बनिक खादें हमें मृदा में से मिल नहीं रही है। कार्बनिक खादें किसानों ने डालना बंद कर दिया है। कार्बनिक खादें अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी मृदा में से जैविक कार्बन का रेशा निरंतर घटता चला जाएगा। और जैविक कार्बन अगर घटेगा तो हमारे सूक्ष्म जीवाणु, हमारे जो बैक्टीरिया है, हम आते हैं ना आपके एजुकेशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट समाप्त हो जाएगा। जब हमारा वर्कर हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम इस प्राकृतिक प्रदत्त खेती को नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये आगे पौधों का ध्यान रखना। ये नासिक रेड वैरायटी है ना? हाँ, नासिक रेड। वो चना है, इसको अरे डॉलर के रूप में जान, थोड़ा और आगे चलो, वहाँ आपको थोड़ा मिल जाएगी। आज हम रिकॉर्डिंग करना है ना। हाँ सर। अब आप ये अरे चल चल, ये चने देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई फसल बगैर रसायन की नहीं होती है। इस चने की कंडीशन क्या दिखती है आपको? पैदा होगा नहीं होगा? इसके अंदर कितना फल है ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाए। ये वो सफेद डॉलर वाला चना, वो बड़े वाला है, देखो हाँ, बड़े वाला। ये बड़े वाला चना है, काबुली है, काबुली चना है। तो अभी इस साल इसका बाजार 10,000 रुपए क्विंटल है। सोचो आप, इसका बाजार 10,000 रुपए क्यों? बिल्कुल जैविक है। ये भाई एकदम फुल, अभी इसमें पके नहीं है। मीठापन है सर इसमें। हाँ, एकदम। यहाँ पे खाने वाले जब विजिट पे आते हैं, जब ये पक जाता है ना तो वो छोड़ नहीं सकते उसको वहाँ बैठे बैठे। अभी एक बार हमारे यहाँ क्या कुछ स्टूडेंट कैलिफोर्निया जो इंटरनेशनल